जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से जंगल राज पे चल रहा था। जिसके सिद्धांत थे वो एक कबीले द्वारा चलाया गया ये सल्तनत है, जो कि शुरुआत से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से तुर्क जो है आए और शासन करना शुरू किए। यहाँ पे सबसे मेन अगर कोई चीज है जिसके माध्यम से सामने वाला राज कर सकता है तो वो है ताकत। जी हाँ, ताकत के बल पर ही, जब तक आपके पास ताकत है आप राज करोगे। बाकी आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे न्यायप्रिय व्यक्ति हो या कितना अच्छा शासन कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए? ताकत होनी चाहिए। तो 1445 में, सन 1445 में आपके आलम शाह राजगद्दी पे बैठते हैं सैयद वंश के। मगर जो इनका काम करने का तरीका था वो इनके जो वजीर थे उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही ढुलमुल रवैया इनका होता था। ये सभी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, सभी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि बेहद जरूरी है तख्त पर बैठने के लिए। तो इनके जो वजीर थे आलम शाह के, इनके जो वजीर थे हामिद खान, इन्होंने जाकर न्योता दे दिया किसको? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी जो कि सेनापति थे। तो इन्होंने कहा यार देखो, अपना राजा तो सही से काम कर नहीं पा रहा है और आप सेनापति भी हो, कई सारे युद्ध जीते हो, क्यों ना आप ही इस सल्तनत को चलाएं। तो भाई बढ़िया है। हामिद खान की मदद से बहलोल लोदी ने अपने वंश का शुभारंभ किया, लोदी वंश का। तो 1451 में बहलोल लोदी ने आलम शाह को हटाकर खुद गद्दी पर विराजमान हुए। तो जैसा कि कहा गया है कि जिसके पास ताकत है वही राज करेगा, तो बहलोल लोदी खुद जो है सुल्तान बन गया। अब एक चीज सबसे अच्छा नोटिस करने वाला क्या है कि ये पहले से ही एक योद्धा था, एक सेनापति था। तो इसे पता था कि आखिर अफगानी लोगों को कैसे समझाना है और कैसे उनको अपने नियंत्रण में रखना है। ये जानता था कि तुर्क वाले लोग, तुर्कों का जो तरीका था राजशाही करने का, वो अफगानी लोगों के ऊपर फिट नहीं बैठेगा। इसलिए इसने खुद को राजा नहीं बताया, खुद को राजा नहीं जबकि अफगानी पीर बताया। कहा कि मैं अफगानी पीर हूं, ठीक है, पीर फकीर जैसे होते हैं। तो ये इसके अधीन पर काम करना शुरू किया और लोगों को ये लगा कि चलो ठीक है भाई, ये हमारे रीति रिवाज के अनुसार काम करेगा। अफगानी लोगों को साथ लेकर चलना शुरू किया और इसने काफी अच्छे से राजपाट संभाला। इसने दोआब और मेवात, दोआब के क्षेत्र और मेवात के क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है विद्रोह की आवाज उठ रही थी, तो उससे भी इसने दबाया। बहलोल लोदी ने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा काम इसने जो किया वो था 1447 में। 1447 में इसने जौनपुर पर हमला किया और जौनपुर को भी दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। तो सबसे पहले मेवात, दोआब, इन दोनों क्षेत्रों के विद्रोह को दबाना, प्लस जौनपुर जैसी जगह को भी इसने अपने कब्जे में कर लिया और दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बनाया। और जौनपुर के अलावा कल्पी और धौलपुर, इनको भी इसने अपने अधीन किया। बहलोल लोदी ने उतना ज्यादा शिक्षित नहीं था, मगर हाँ शिक्षा को महत्व जरूर देता था। इसीलिए इसने अपने दरबार में सभी विद्वान लोगों को एक अच्छे स्थान पर, एक उचित स्थान देकर रखा था। तो कौन कौन सी चीजें? इसने मेवात और दोआब, इन दोनों के जो विद्रोह थे उसे दबाया। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया। कब लाया? 1447 में। जौनपुर के अलावा उसने धौलपुर को भी अपने शासन सत्ता में ले आया। इसके अलावा उसने काल्पी को भी अपने क्षेत्र में लाया, काल्पी। तो इन तीन क्षेत्रों को उसने दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया। मगर जो सबसे बड़ी इसको पीड़ा थी वो थी कि इसने अपने कालखंड में जो राज्य निकल गए थे, यानी बंगाल को ये वापस नहीं ला पाया, गुजरात को नहीं वापस से उसमें जोड़ पाया दिल्ली सल्तनत में।
बंगाल, गुजरात और दक्कन का यानी कि दक्षिण का हिस्सा, ये जो क्षेत्र थे ये धीरे धीरे इसके हाथ से फिसलते चले गए। इसके बाद बहलोल लोदी के बाद 1489 में आइए देखते हैं कौन आ रहा है, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के तख्त-ओ-ताज पर बैठता है। अब यहां एक समस्या है। समस्या ये था कि ये एक हिंदू इनकी जो मां थी वो हिंदू थी, ठीक, यानी कि बहलोल लोदी ने जिससे विवाह किया था वो एक हिंदू महिला थी और उससे जन्मा पुत्र सिकंदर लोदी था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो अफगानी सामंत, पीर और उलेमा लोग थे, उन सभी के मन में एक चीज ये था कि यार ये बंदा 100% मुसलमान है या नहीं, कैसे हम विश्वास करें। तो कहीं ना कहीं सिकंदर लोदी लगातार इन लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए कि नहीं मैं प्योर मुस्लिम हूं, वो क्या करता था, लोगों को संतुष्ट करने के लिए, जी हाँ, लोगों को संतुष्ट करने के लिए इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, मंदिरों को तोड़ा, वहां पे मस्जिदें बनाई, नए मस्जिदें बनाई। इसके अलावा तमाम कन्वर्जन जो हुआ कि यदि आप मुस्लिम रहेंगे तो आपको ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी हमारे राजपाट में, तो उसने काफी सारा कन्वर्जन भी करवाया, धर्मांतरण जिसे कहा जाता है। तो सिकंदर लोदी ने उलेमाओं को, विद्वानों को, इन सबको संतुष्ट करने और बहुत दान भी दिए। किसने दिया? इसने दान दिया। किसे दान दिया? उलेमा लोगों को, उलेमा लोगों को दिया, गुरुओं को दिया, ठीक है, गुरुओं को दिया और तमाम मुस्लिम जो विद्वान थे उन लोगों को। क्यों देता था ये सब? क्योंकि ये खुद एक हिंदू मां की पेट से जन्म लिया था और लोगों को ये संतुष्ट और ये दिखाने के लिए कि मैं एक प्योर मुस्लिम हूं, इसने ऐसा काम किया है। इसने कई सारे मंदिर भी गिराए, मतलब जो टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया इसने, ठीक है, और वहां पर क्या बनाया? मस्जिद बनाया, मॉस्क बनाया। उसने कई मॉस्क बनाया, नए भी बनाए और जो मंदिर को गिरा तोड़कर वहां पर भी इसने बनाया। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं थी, मुस्लिम विधवा महिलाएं थी, उनकी लड़कियों की निकाह के लिए, उनकी शादी के लिए भी ये जो है धन मुहैया कराता था, पैसे देता था कि भाई आप लोग आराम से अपनी बच्चियों का शादी करवा सके। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता था मुसलमानों के बीच में सिकंदर लोदी, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के प्रति इसके अंदर किसी प्रकार का जो है टॉलरेंस नहीं था, बहुत ही लिटिल टॉलरेंस, या कह सकते हैं कि बहुत कम सहिष्णु था ये, और बर्बरता की पूरी जो सीमा होती है उसको पार करने के लिए तैयार रहता था सिकंदर लोदी, ताकि बाकी जो इसके अफगानी उलेमा हैं, मुस्लिम उलेमा हैं, धर्मगुरु हैं, सामंत हैं, वो सब खुश रहें। इसके साथ इसने कई सारे एरियाज को भी कवर किया, जैसा कि बिहार को इसने कवर किया, ठीक है, नारवाड़ को इसने कवर किया, धौलपुर को इसने वापस से अपने क्षेत्र में लिया, ठीक है। ऐसे चीजों को भी इसने अपने अंडर कंट्रोल में लिया और दिल्ली सल्तनत के सीमा रेखा के अंदर ले आया। मगर ये किसी का नहीं, आप हर किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। कब तक संतुष्ट करोगे? गलत वाले को भी अगर आप संतुष्ट करोगे तो एक दिन गलत आपके सही काम को भी गलत कहेगा, और वही हुआ सिकंदर लोदी के साथ। सिकंदर लोदी ने लगातार इन लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद की जो ताकत थी, खुद की जो पकड़ थी, वो ढीली होती चली गई। लोगों को लगने लगा यार ये तो हमारे हाथ का कठपुतली है, जैसे चाहे वैसे नचाएंगे। और हुआ यही कि धीरे धीरे इनकी पकड़ खत्म होती चली गई, और जो बाकी हिंदू थे, जो प्रजा थी इसकी बहुसंख्यक, वो कहीं ना कहीं इससे कटने लगी। किसी प्रकार का लगाव नहीं था, किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था राजा के प्रति, और वे भी उससे दूर होने लगे। आखिरकार उलेमाओं भी इसके काम से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि लोगों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो राजशाही तंत्र था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता चला गया। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद देखिए यहाँ पर इनकी जब मृत्यु होती है तो ये अपने बेटे, इनका जो बेटा था इब्राहिम लोदी, उसे जो है सुल्तान बनाया जाता है 1570 में, ठीक है। यानी कि बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी सुल्तान
बनता है। तो आइए देखते हैं हम इब्राहिम लोदी का क्या होता है। जो सैयद वंश में शाह आलम को सैयद वंश में आलम शाह को जिस कारण से उसके वजीर ने हटाया, हामिद खान ने किसको बुलाकर, अपने ही सेनापति बहलोल लोदी को बुलाकर कि आओ आप राजगद्दी संभालो। अब वही चीज रिपीट हो रहा है पूरे दिल्ली सल्तनत में, जो जिसने जैसा किया है उसके साथ वैसा वो रिपीट होता है, ना उसके साथ उसके आने वाली पीढ़ी के साथ होता है। तो बहलोल लोदी को लाया गया, मगर कहीं ना कहीं बहलोल लोदी के काम के बाद सिकंदर लोदी कमजोर पड़े। सिकंदर लोदी के बाद जो इब्राहिम लोदी है वो और भी बेकार निकले। तो आगे देखते हैं क्या हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोदी को गद्दी दी जाती है 1517 में। 1517 में जब उसे गद्दी दी जाती है तो कहीं ना कहीं इतना तो मान के चलते हैं, ना आज और ना अतीत में एक लड़का किसी को नहीं होता, सबके 4-5 बच्चे जरूर होते थे। और ऐसे में हर कोई ये चाहता था कि मैं राजा बनूं। कुछ ऐसी ख्वाहिशें इसके खुद के सगे भाई जलाल खां के बीच में के मन में था। जलाल खां भी अपने आप को सुल्तान के रूप में सामने रखता था और कहीं ना कहीं भविष्य में उससे कहीं प्रतियोगिता ना हो, इसीलिए इब्राहिम लोदी ने अपने ही सगे भाई को मरवा दिया। और अपने भाई को मारना, अपने लोगों से दूरियां बनाना, कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी और अयोग्यता को दर्शा रहा था। चाहता तो उस पर विश्वास रखकर उसको अपना बनाकर अपने राज्य का विस्तार कर सकता था, मगर इसने जड़ से ही खत्म करने का रास्ता अपनाया। तो जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा, ये सोचकर धीरे धीरे बाकी लोग भी इससे कटने लगे। और बिहार ने, जो इसके पहले सिकंदर लोदी ने बिहार को अपने नियंत्रण में लिया था, उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1857 में वीर कुंवर सिंह ने बिहार की स्वतंत्रता के लिए खूब लड़ाई लड़ी। सोचिए 70-80 साल का बूढ़ा राजा लड़ने के लिए तैयार है। तो बिहार तो ऐसी जगह है जहां हारना सीखा ही नहीं है, मौका मिला नहीं कि तुरंत जीत के लिए लड़ बैठते हैं। तो उन्होंने खुद को जो है स्वतंत्र कर लिया। इसी के साथ इब्राहिम लोदी ने पंगा ले लिया गलत आदमी से, पंगा ले लिया सांगा से। जी हाँ, उसने महाराणा सांगा को हराने के लिए अपनी एक पूरी की पूरी सेना भेज दी, जो कि वो पराजित हो गई। राणा सांगा से उलझना इसके लिए आर्थिक और सैन्य रूप से दोनों तरफ से बहुत बड़ी क्षति हुई। और उसी के साथ साथ पंजाब के दौलत खान ने भी इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। पंजाब, आपका मेवात, दोआब, हर जगह से विद्रोह की जो है बिगुल बजने लगे। अब ये चीज इब्राहिम लोदी के लिए दिक्कत हो रही थी अपने वंश को, अपने डायनेस्टी को संभालने के लिए। क्यों? पहली बात तो वो वीर नहीं, कभी खुद जाकर उन्हें लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, आगे बढ़कर लीड नहीं कर रहा था। तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता के इसके अंदर गुण नहीं थे, ना इसके पास दिमाग ही था। बनना था राजा, पैदा हुआ था राजा के घर में, तो राजा बन गया। और इसी के साथ दौलत खान ने जब विद्रोह किया तो दौलत खान को लगा कि अब मौका आ गया है भारत में दिल्ली सल्तनत के अंत का। उसने निमंत्रण दिया 1526 में बाबर को। जी हाँ, बाबर को उसने निमंत्रण दिया कि आप आइए हुजूर, भारत में आपका स्वागत है और तैयार है भारत आपकी गुलामी के लिए। क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं थे। हम का मतलब जो यहाँ के मूल निवासी थे वो एकजुट नहीं थे। जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे, बाहरी आक्रांता आकर हम पर इसी तरीके से शासन करेंगे। तो आखिरकार 1526 में न्योता छापा जाता है, कार्ड छपते हैं और बाबर को बुलाया जाता है। पूरे एहतराम के साथ, पूरे बैंड बाजे के साथ बाबर आता है और इब्राहिम लोदी को खत्म कर देता है। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, क्योंकि बाबर से शुरुआत होती है मुगल काल की एक और नई गाथा, जो हम अगले क्लास में चलेंगे। मगर उसके पहले जरा ये समझें कि आखिर क्या कारण था इस पूरे दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में ऐसी क्या कमी थी जो ये कभी सही से चल ही नहीं पा रहे थे। पहली चीज, जंगली तेवर। जंगली थे, राजा बनने के बाद या सुल्तान बनने के बाद भी जंगली रहे, और इन्होंने हमेशा विश्वास और प्रेम इन दोनों को महत्व नहीं दिया।
महत्व किसको दिया इन्होंने? ताकत को। सैन्य ताकत इनके पास बहुत अच्छी थी, लड़ने की काबिलियत अच्छी थी। मतलब कितना लड़ोगे यार, और किससे लड़ोगे, किसी पर तो विश्वास करोगे। इन्होंने कभी भी अपने भाइयों पर, अपने पिता पर, अपने चाचा पर, अपने ससुर पर विश्वास नहीं किया। तो ये इस पर विश्वास करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण इनके अंदर जो पतन का था वो था किसी पर विश्वास और किसी के साथ मान सम्मान और प्रेम न रखना। ये इनके पतन का एक कारण हुआ। दूसरा कारण था, ये सभी जो तुर्क थे भारत में जब आए तो इन्होंने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में यहाँ के जो सनातन धर्म था उसका सबसे ज्यादा ह्रास किया, सबसे ज्यादा पतन करने की कोशिश की, जिसके कारण बहुसंख्यक समाज जो है इनसे हमेशा दूरी बना के रखती थी, कभी दिल खोलकर इनका समर्थन नहीं किए। और इसके बाद जो इनके जैसे सिकंदर लोदी ने खूब जो है विश्वास पाने का, किसका? उलेमाओं का, धर्मगुरुओं का, इन लोगों का जो है विश्वास पाने के लिए हमेशा ऐसी शक्तियां उन तक पहुंचा दी जो कहीं ना कहीं सुल्तान को निर्णय लेने में जो है हस्तक्षेप करते थे। सुल्तान खुल के निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो तो कठपुतली हो गया, किसका? इन्हीं उलेमाओं का। जो वो कहेंगे उनके बताए नक्शे कदम पे सुल्तान चलता है, वो अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे में जैसे आप समझ लीजिए कि आज की पॉलिटिकल पार्टीज में जो किसी पार्टी का अध्यक्ष होता है वो अपने पार्टी के बाकी मेंबरों की बात सुनता है, मगर लास्ट में निर्णय अगर खुद लेता है वो, तो पार्टी के ऊपर समझ में आता है कि हाँ पार्टी चलेगी। मगर जब उसके सदस्यों के कहे अनुसार ही वो चलता है तो पार्टी कहीं ना कहीं गर्त में चली जाती है, क्योंकि सदस्य आप जीतोगे तो आपके साथ रहेंगे, वरना पार्टी बदल के दूसरे के साथ चले जाएंगे। सदस्य कभी कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ, मगर पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जैसा कि आज एक पार्टी के साथ हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप सुनो सबकी, बट एनालाइज करके कंक्लूजन पे पहुंचिए और एक फाइनल डिसीजन लीजिए। यही डिसीजन ये लोग यहाँ पर नहीं ले पाते थे, जिसकी सुनते थे, जिसको लगता था कि हाँ ये मजबूत है, इसकी बात नहीं सुनेंगे तो 100 लोग विद्रोह में खड़े हो जाएंगे, ये उसकी बात मान लेते थे। तो पावर ने इसको यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो ये कुछ कारण थे दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के मुख्य कारण। अगर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के क्या मुख्य कारण थे, तो आप ये सब चीजें उसमें लिख सकते हैं। तो याद करने का ट्रिक बताया गया था कि गुल खिला तो सही लो, गुल गुलाम वंश, खिला खिलजी, तो तुगलक, सही सैयद, और लो से लोधी वंश। इस तरीके से एक गुलाम द्वारा शुरू किया गया दिल्ली सल्तनत आखिरकार लोधी, इब्राहिम लोधी तक आते आते कालगर्भ में समा जाती है। तो ये था दिल्ली सल्तनत। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।